हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम दवानिया और आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हो, जहाँ पर हमने तीनों लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा था। तीनों लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से थे? तो पहला इनर्शियल लॉ, सेकंड is momentum law and the third is action reaction law। इसी बीच हमने फोर्स की भी बात की थी। अब फोर्स की बात की थी तो हम फोर्स किसे कहते हैं? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना फोर्स कहलाता है। अब इस पार्ट में हम आज डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप के फोर्सेस। सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात करते हैं जब हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल F इज इक्वल्स टू जो हमारे पास होता है वो होता है ma, जहाँ m इसका मास होता है और a एक्सेलरेशन से ये मूव करती है। ठीक है, अब मैं किसी भी एक मास की बात करता हूँ तो इस मास पर अगर ये कहीं पर रखा हुआ है तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ तो इस पर W बराबर mg इसका वेट लगता है, भार। ये होता है भाई भार बल। क्या होता है? भार बल। अब चूँकि अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो कोई भी वस्तु इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी जब उस पर टोटल फोर्स क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में वस्तु क्या रहती है? स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर रहती है। तो ये वस्तु स्थिर है। अब इस पर W बराबर mg तो लग रहा है, तो ये वस्तु स्थिर कैसे हैं? क्योंकि इसकी जो ये सरफेस है जिस पर ये रखा हुआ है ये भी एक फोर्स लगाती है, यानी कि इसकी जो ये सतह है जिस पर ये रखी है ये एक फोर्स लगाती है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाती है। इसे बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो एक तो कौन सा हो गया? W बराबर mg भार बल, और दूसरा N नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं इसको, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स होता है। तो ये दो टाइप के तो हमारे पास फोर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो हम कुछ अलग अलग कंडीशंस लेंगे जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस आते रहेंगे, हम उनके बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम लेते हैं किसी लिफ्ट के लिए, या अगर कोई आदमी लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो mg फोर्स जो है भार बल नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो सरफेस है ये इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसका जो वेट है वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, या फिर अगर ये स्टेबल है तो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास ये 5 कंडीशंस दी गई है। 5 कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन जो है जिसमें हम क्या कहते हैं कि इफ़ द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली, या तो लिफ्ट रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो। तो इस समय यहाँ पर रेस्ट पर है तो W बराबर mg और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो यहाँ पर N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेट है वही वेट हमें इस लिफ्ट में महसूस होगा।
ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो जस्ट नॉर्मल है। ठीक है, सब जगह यही होता है। अभी जैसे मैंने बताया W बराबर mg, उसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, नॉर्मल फोर्स, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोई भी वस्तु क्या रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। तो जस्ट ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जाती है, ठीक है ना, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका W बराबर mg नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, n माइनस एम जी इज इक्वस टू एम ए। इसका मास कितना होगा, m। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है, इस पर mg नीचे की तरफ लग रहा है, n ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, n माइनस एम जी, n माइनस एम जी विच इज़ इक्वल टू एम ए। क्या हो जाएगा, एम ए, क्योंकि रिजल्टेंट जो आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है हमारे पास। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा जो ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, अगर ये एक्सेलरेशन 0 होता तो दोनों इक्वल हो जाते। अच्छा, अगर ये नीचे की तरफ होता तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी इज इक्वस टू एम ए, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस एम ए। ठीक है, अब ये एम जी प्लस एम ए क्या है, मतलब हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो है ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो हमारे पास बढ़ गया है, एम जी से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो एक्चुअल वेट है उससे हमें वेट ज़्यादा फील हो जाता है। ठीक है ना, उसमें हम क्या देखेंगे कि हमें वेट ऐसा लगेगा जैसे कोई बढ़ गया हो हमारा। ठीक है, और आपने भी कभी लिफ्ट में अगर गए हो तो आपको भी महसूस होता होगा, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारी हो गया हो या हमारा वेट ज़्यादा हो गया हो, और जब वो नीचे आती है तो लाइट फील होता है। ठीक है, तो लाइट फील क्या होता है वो भी देखेंगे हम। अब जैसे बात करें लिफ्ट रिटार्डिंग अपवर्ड, अगर ये रिटार्डिंग है तो यहाँ पर भी वही n माइनस एम जी इज इक्वस टू माइनस एम ए, n माइनस एम जी इज इक्वस टू माइनस एम ए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए। अब इसमें क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया इसका, इसमें जो हमें वेट फील होगा वो लाइट फील होगा। कैसा, लाइट फील होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है। इफ़ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो हम क्या करेंगे, एम जी माइनस ए एन कर देंगे विच इज़ इक्वल टू एम ए। एम जी माइनस एन इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या कहेंगे कि अगर ये माइनस ए से कर रहा है तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एम ए। यहाँ पर एम जी में से माइनस हो रहा है मतलब कि वेट कम हो गया, लाइट फील होगा। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो बढ़ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो एक्सेलरेशन है ये जी के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, जी के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो जी के इक्वल हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये इसकी वैल्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स उसके नीचे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स हमारे पास वो जो वस्तु है वो फ्रीली नीचे जा रही है, फ्रीली नीचे जा रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेटलेसनेस। क्या बोल देते हैं, वेटलेसनेस। ठीक है, तो वेटलेसनेस क्या होता है, ऑन फ्री फॉल ए इज इक्वस टू 0 होगा और W अपेरेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो W अपेरेंट इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लिफ्ट का प्रोसेस। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे मास दे दिया जाएगा इसका व्यक्ति का, और बोल दिया जाएगा कि ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसको इसका वेट क्या फील होगा इसको, ठीक है, क्या प्रतीत होगा।
तो आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देना केवल, n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम एम। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको ये निकालना भी आना चाहिए, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। अभी तक हमने जो फोर्स पढ़े हैं उसमें नॉर्मल फोर्स, भार बल हो गया, ठीक है। और एक जो हम फोर्स पढ़ते हैं वो तो अलग अलग टाइप के होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप के तो ये पढ़ लिए, लेकिन ये भी आपके किसी न किसी के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर नेचर की बात करें तो नेचर में केवल 4 टाइप के ही फोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनके अंदर अलग अलग फोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास केवल 4 टाइप्स के ही क्या होंगे, फोर्सेस होंगे, ठीक है ना, नेचर में। सबसे पहले बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हमारे पास 2 मासेस m1 और m2 हमारे पास रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो फोर्स होता है ये 2 पिंडों के मध्य, 2 जिनके पास द्रव्यमान है, 2 द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाले बल को ही हम क्या बोल देते हैं, गुरुत्वीय बल बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को ही हम क्या बोल देते हैं, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी चंद्रमा बोल दो या फिर सूर्य और पृथ्वी बोल दो, इनके बीच में लगने वाले ये जो फोर्सेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10⁻⁻13 एंड दैट मीन्स हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, रेंज कितनी दूरी तक लग सकते हैं, अनंत होता है। विश्व में स्थित सभी विंडो पर ये लगते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी वस्तु को अगर आप ऊपर से छोड़ देते तो वो कहाँ जाती है, सतह पर जाती है, पृथ्वी की सतह पर। दैट मीन्स वो किसकी वजह से जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ये होते हैं आपके, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की बात करें, कुछ मूल कण होते हैं भाई, बीटा कण हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रिनो हो गए, तो इनके बीच में लगने वाले जो बल होते हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁻13 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻13 होता है। इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है भाई। ये जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रिनो हो गए, बीटा हो गए, तो ये क्या है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और इन पर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो बहुत कम रेंज, मतलब कि बहुत कम रेंज के होंगे, बहुत पास होंगे, ठीक है। तो 10⁻⁻16 मीटर में ये लगते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, चार्जेस की बात करते हैं हम। चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं, जैसे 2 चार्ज ले लिए और इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करूं तो इन पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं वो F इज इक्वस टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली मैंने, R। तो ये फोर्स जो कहलाता है ये कूलम फोर्स कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। और इन दोनों को अगर एक साथ कहा जाए या इन दोनों के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हम क्या कहेंगे, जैसे चार्जेस के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो आप क्या कहोगे कि चार्जेस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाएंगे। इनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, 10⁻², ठीक है। और रेंज क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। ये आवेशित कणों पर, जैसे चार्ज आवेश होता है ना, आवेशित कणों पर लगते हैं भाई। किस पर लगते हैं,
आवेशित कणों पर लगते हैं। इसके बाद बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी वैल्यू स्ट्रेंथ कितनी 1 मानेंगे अपन। अच्छा, इस 1 के रेस्पेक्ट में सारी दी हुई है, किसके रेस्पेक्ट में, इस 1 के रेस्पेक्ट में ये सारी दी हुई है, ठीक है। ये लघु यानी कि अगर न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहा हूँ तो न्यूक्लियस में बल लगेंगे, और न्यूक्लियस तो वैसे ही 10⁻⁻15 मीटर का होता है, फर्मी का 1 फर्मी का होता है, तो इन्हीं के अंदर लगते हैं भाई, ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1 फर्मी में लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियन हो गए या भारी मूल कण हो गए, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए, इनके बीच में लगने वाले, प्रोटॉन प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गए, इनके बीच में लगने वाले जो बल हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनका ऑर्डर क्या होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की, और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की होती है भाई स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाते हैं नेचर में पाए जाने वाले 4 मूलभूत बल या मूल बल, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के फोर्सेस जो हमारे पास लग सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फोर्सेस की थोड़ी सी जानकारी आती जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी भार बल की, दूसरा नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स हो गया, फिर लिफ्ट में जो वेट फील होता है उसके बारे में बात करी, इसके अलावा फिर नेचर में जो पाए जाने वाले बल है उनकी बात करी, ठीक है। आज का जो चैप्टर है पूरा बल पर आधारित है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो मेथड आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लिफ्ट के बारे में देखा है, लिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम मोशन ऑफ बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। मोशन ऑफ बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट, अगर हमारे पास कोई बॉडी रखी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये किसी फोर्स से आगे बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये वाले दोनों तो इक्वल होंगे, ये दोनों तो क्या होंगे, इक्वल, और इस f की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ma, क्या हो जाएगी, f = ma। दैट मीन्स ये जो चल रहा है वो a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस पर, या इसको मैं डबल में ले लेता हूं, हमारे पास 2 क्या है, मासेस हैं, 2 मासेस है, ये m1 है और ये m2 है, और इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ F, क्या लगाता हूँ, F फोर्स लगाता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर F फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, तो अब देखो इस पर n ऊपर नीचे लगाने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ना तो ऊपर मोशन कर रहा है ना नीचे मोशन कर रहा है, तो ऊपर और नीचे के तो हमारे पास दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए इनकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर कौन से वाले की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस F की बात करेंगे, ये किस पर लग रहा है, पूरे सिस्टम पर लग रहा है। तो अगर मैं F की बात करूँ तो पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m1 + m2, और किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, तो यहाँ से a एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/m1 + m2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/m1 + m2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर बात करूँ तो यहाँ पर, अच्छा नीचे वाला mg और ऊपर वाला n को भूल जाओ, ये नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो है m1 m2 पर लगाएगा, m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, m1 m2 पर फोर्स लगाएगा और m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं किसी चीज़ को धक्का दूंगा तो
जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने ये दो हमारे पास कोई भी वस्तुएं रखी हुई है, ठीक है, दो वस्तुएं रखी हुई है और मैं किसी भी एक पर बल लगाता हूँ, ठीक है ना, मैं इस पर बल लगाता हूँ, तो ये फिक्स है कि फिक्स पॉइंट तक तो ये नहीं खिसकेंगे, और फिर थोड़ा सा और लगाते दोनों एक साथ मूव करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास इधर जो बल लग रहा है वो बल इन दोनों के बीच में भी लग रहा है, इन दोनों को भी प्रभावित कर रहा है, और ये वाला जो है ब्लैक वाला इस वाइट वाले पर इधर की तरफ और वाइट वाला इधर की तरफ बल लगाएगा, ठीक है, तभी तो बराबर होंगे ना वो, ठीक है। तो ब्लैक वाला वाइट पर और वाइट वाला ब्लैक पर, यानी कि दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह देंगे हम कि M1 M2 पर और M2 M1 पर बल लगाएगा, इसको बोल देते हैं हम N1 N, या N बोल दो, क्या बोल दो, N। अच्छा, एक और चीज़, जितना बल M1 M2 पर लगाएगा M2 M1 पर भी उतना ही लगाएगा, ये चीज़ और ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है। M1 जितना M2 पर बल लगाएगा उतना ही बल M1 पर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं M1 की FBD बनाऊँ, यार आपकी क्वेश्चन आता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, FBD बनाते हैं। तो M1 की बात करते हैं, M1 पर लगने वाला फोर्स F, इधर से हमारे पास कितना लग रहा है, N, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन कर रही है किधर, A, ठीक है। M2 की बात करें तो M2 हमारे पास ये रहा, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, N इधर की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन हमारे पास इधर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कह दूँगा, F माइनस N इज इक्वस टू MA, इधर क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वस टू, सॉरी, N इज इक्वस टू M2A। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, एक और करते हैं अपन, ठीक है। 3 बॉडीज़ ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये M1 M2 था, अब M1 M2 और M3 ले लेते हैं अपन, कितने ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ M1 आएगा, ठीक है, 3 ले लेते हैं। अब ये 3 देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो M1 M2 पर लगाएगा तो M2 M1 पर लगाएगा, तो मैंने दोनों को क्या ले लिया, N1, ठीक है। जितना M1 M2 पर लगाएगा उतना M2 M1 पर लगाएगा, ऐसे ही M2 M3 पर और M3 M2 पर लगाएगा, और वो भी सेम, ठीक है, N2 बोल दिया इसको। और F जो है वो तीनों पर लग रहा है, इसके कारण हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, A एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन A कितना हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, जैसे हमने पहले निकाला था, क्योंकि वो टोटल पर लग रहा है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात करूँ M1 पर, तो M1 पर एक तो F ये लग रहा है और एक N1 लग रहा है, ठीक है ना, ये वाला लग रहा है, और एक्सेलरेशन A इस डायरेक्शन में। ऐसे ही M2 की बात करूँ तो N1 इधर से लगेगा, N2 इधर से लगेगा, और एक्सेलरेशन इधर लगेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर लगेगा। M3 की बात करूँ तो N2 इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर जा रहा है, N2 इधर लग रहा है, अच्छा एक मिनट, ये वाला उल्टा हो गया, ठीक है, N2 इधर नहीं इधर लगेगा, N2 किधर लगेगा, इधर लगेगा, N2 इधर लगेगा, और एक्सेलरेशन भी इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आएगी, देखो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन F माइनस N1 इज इक्वल टू M1A, F माइनस N1 इज इक्वल टू M1A। ये से यहाँ पे N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A, और थर्ड क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू M3A, N2 इज इक्वल टू M3A, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो है ना होते बहुत इजी हैं, बस आपको FBD बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने FBD ढंग से बना दी तो आप किसी भी टाइप का फोर्सेस निकाल सकते हो। इन्हें बोलते हैं भाई कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या बोलते हैं इनको, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो एक और टाइप के फोर्सेस आ गए, कौन से, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन।
चलिए, सिस्टम ऑफ मासेस टाइड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से जुड़े हुए मासेस की बात करते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी थ्रेड हो गया, ठीक है ना, थ्रेड हो गया। अब थ्रेड हो गया तो आप क्या करोगे, उससे कोई ना कोई वेट लटकाओगे, ठीक है। वेट लटकाने पर सबसे पहले तो उसमें क्या आएगा, टेंशन फोर्स आता है, ठीक है ना, टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से फोर्स की, अब टेंशन फोर्स की। तो एक और टाइप का फोर्स आ गया, कौन सा, टेंशन फोर्स, तनाव बल, कौन सा, तनाव बल, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग, जिसमें कोई मास नहीं हो और कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तो वहाँ पर उस स्ट्रिंग में जो तनाव बल लगेगा वो सभी जगह पे एक समान लगेगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग में सभी जगह पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो एक समान रहेगा, ठीक है। दूसरा, मासलेस स्ट्रिंग बट देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन है, लेकिन मास नहीं है, मास नहीं है लेकिन फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन किस किस के बीच में, थ्रेड और पुली। तो जहाँ पर पुली है वो इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब कि इस थ्रेड को या फिर इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, और दोनों पार्ट में आपके टेंशन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे यहाँ पर T1 तो यहाँ पर T2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली एंड स्ट्रिंग यूज्ड इज़ नॉट लाइट, लाइट नहीं है, दैट मीन्स इसमें क्या है, मास है, क्या है, मास है। अब मास है तो यहाँ पर यूनिट लेंथ पर टेंशन चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ पर क्या होता जाएगा, टेंशन चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। पहला तो क्या, अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन सब जगह सेम रहेगा। अगर सेकंड, मासलेस स्ट्रिंग हो लेकिन फ्रिक्शन हो तो उस पुली के आसपास का जो टेंशन रहे वो चेंज रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर उसमें फ्रिक्शन के साथ साथ मास भी हो तो पर लेंथ पर आपकी क्या हो जाएगा, टेंशन चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो जाता है आपके स्ट्रिंग में टेंशन। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको ये ना दे कि मासलेस और फ्रिक्शन लेस है तो इसको कंसिडर करना है, ठीक है ना, कंसिडर करते हुए चलना है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है कि मास है या नहीं है या फ्रिक्शन है या नहीं है, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको क्या कंसिडर करो, मासलेस और फ्रिक्शनलेस कंसिडर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज़, मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज़, जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट बॉडीज़ थी डायरेक्ट अटैच होके आए थे, वैसे कि वैसे हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग से जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, स्ट्रिंग से जोड़ दिया। अब वहाँ पर हमारे पास N1 N2 लग रहे थे, यहाँ पर हमारे पास T1 T2 लग जाएंगे, तो इसमें और उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे ये वाला 3 बॉडी डायग्राम है, ये 3 बॉडी डायग्राम है जिसमें M1 M2 और M3 3 मासेज हैं, ठीक है। फोर्स F फोर्स से ये इधर खींच रही है, तो F फोर्स से खींच रही है, तो इन दोनों मतलब कि M1 M2 के बीच में T1 टेंशन और M2 M3 के बीच में T2 टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और T1 लगेगा इस डायरेक्शन में, T1 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पर F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। M2 की बात करूँ तो T1 इधर और T2 इधर, T1 इधर T2 इधर, एक्सेलरेशन किधर, इधर, ठीक है, एक्सेलरेशन किधर, इधर, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, T2 इधर और एक्सेलरेशन भी इधर। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A, इधर T2 इज इक्वल्स टू M3A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड। अगर ये वाले क्वेश्चन उस टाइप
उस टाइम पे काम आते हैं जब हम ऐसे बोल देते हैं कि किसी भी थ्रेड से 3 पत्थर को या फिर 3 वेट मासेस को लगा दिया गया और इनको ऊपर की तरफ फेंका जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो क्या रहेगा वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे पास 3 मासेस है M1 M2 और M3, F फोर्स से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, F फोर्स से क्या जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगने वाला T1 टेंशन अलग, यहाँ पर T2 टेंशन अलग और ये T3 टेंशन अलग, ठीक है। तो यहाँ पर F की जो वैल्यू रहेगी, F की वैल्यू तो वही रहेगी, F इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेलरेशन G का भी रोल रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल्स टू G प्लस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, G प्लस A हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं हर एक मास की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो M1G नीचे आएगा, टेंशन T ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या हो जाएगा, T2 ऊपर लग रहा है, M2G नीचे, इसका वेट, और T1 टेंशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर है। इसमें T3 ऊपर है, M3G प्लस T2 नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशंस तो आप लिख ही सकते हो, जैसे इसमें लिखेंगे T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 है, इसमें T2 माइनस M2G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2 है। तो ये ऐसी इक्वेशंस आप लिख सकते हो, अब मैं ये मानता हूँ भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पुली सिस्टम है, पुली सिस्टम में किस टाइप के फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो पुली क्या होती है और किस टाइप की पुली हमारे पास चाहिए होती है, ठीक है ना। तो पुली तो वो होती है जो हमारे पास, जिस पर हम मास लटका सकते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल पुली किसे कहेंगे, इज़ कंसिडर्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है ना। मासलेस, फ्रिक्शनलेस और इनएक्सटेंसिबल हो तो आपके वो पुली आइडियल पुली कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आपको नहीं दिया हुआ है मास और फ्रिक्शन और इनएक्सटेंसिबल नहीं दिया हुआ है तो उसको मान के चलना है, ठीक है ना। चलिए, अब पुली में चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग बट नॉट द टेंशन, ठीक है ना। इसमें अगर बात करें पुली की तो पुली केवल डायरेक्शन चेंज करता है फोर्स की, ना कि टेंशन को चेंज करता है, ठीक है ना। टेंशन चेंज नहीं करता है, केवल क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करेगा, ठीक है। चलिए, अब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसमें जो हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पुली सिस्टम के। सबसे पहले ये वाला, जैसे हमने 2 मासेस लटका दिए, ठीक है, और ये 2 मासेस जैसे ही लटकाए मैंने तो यहाँ पर इस पर ये दोनों किसी न किसी टेंशन को देते हुए ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा बोल दो कि इस पर जो टेंशन फोर्स रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, mg के, क्योंकि इसका मास और इसका मास भी सेम है, टेंशन भी सेम है, तो ये बराबर आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे ये, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे तो यहाँ पर 2t बराबर 2mg बोल सकते हैं अपन, 2t बराबर 2mg, दैट मीन्स t बराबर mg। एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, ये स्थिर रहेंगे भाई, ये क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ पुली और थ्रस्ट ऑफ ऑन पुली। तो इनके कारण इस पर कुछ ना कुछ थ्रस्ट लगेगा, ठीक है ना, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इस पर किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2t, r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2t, विच इज़ इक्वल टू 2mg, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना लगेगा, 2mg या फिर 2t, रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये वाले तो यहाँ पर तो इक्वल थे तो ये तो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर m1 और m2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहा गया, m1 इज़ ग्रेटर देन m2, m1 इज़ ग्रेटर देन m2।
तो जब m1 बड़ा है तो ये जो है पुली इस मास को नीचे की तरफ लेके जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से यूँ होगा। तो इस मास पर तो नीचे की तरफ और इस मास पर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है ना। m1 पर नीचे की तरफ, m2 पर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a। इस पर भी जो फोर्सेस लग रहे हैं, t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a, t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ पुल, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स कितना है नेट, तो F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। और टोटल मास ऑफ टू बी पुल, टोटल मास कितना है m1 और m2, ठीक है ना। तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास थ्रस्ट लग रहा है वो कितना है 2t। टेंशन कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, तो टेंशन हो जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g हो जाएगा, ठीक है। ये थ्रस्ट है। अच्छा, ये वाले जो मैं निकाल के दे रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है मैं निकाल के दिखाऊँ आपको, क्यों, क्योंकि हम इनसे निकालेंगे ये चीज़ें। किन से निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को रिमूव करके t का मान निकाल लेंगे तो 2t आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स। ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती है, या तो एक्सेलरेशन पूछेगा या फिर टेंशन पूछेगा आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि ये इस टाइप, मतलब कि ये होगा। चलो मैं इसको निकाल के भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिखी हुई है, हमारे पास है m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, और यहाँ पर t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि t इज इक्वल्स टू, इससे निकाल देता हूँ मैं, m2a प्लस m2g। इस t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मैं m1g माइनस m2a प्लस m2g इज इक्वल्स टू m1a, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, m1g माइनस m2a माइनस m2g इज इक्वल टू m1a। इसको उधर लेके चले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा m1 माइनस m2 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2a इंटू g, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब t की वैल्यू निकालनी है तो एक्सेलरेशन की यहाँ वैल्यू पुट कर देना, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप निकाल लेना एक्सेलरेशन और टेंशन। सभी क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, या हमारे पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है। m1 मास इधर है, एक पुली लगा रखी है और उससे हमने दूसरे मास को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये नहीं दे रखा है कि इस स्ट्रिंग का कोई मास है या फ्रिक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ नहीं दी हुई है तो अपन क्या मान कंसिडर करेंगे, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन सभी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो है m2 वो इसको नीचे लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है, नीचे। एक्सेलरेशन नीचे है तो ये नीचे जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर दोनों इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या बोल दूंगा, इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 है, m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 है। m1 के लिए लिखूँगा तो t इज इक्वल्स टू m1a, t इज इक्वल्स टू m1a, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। r इज इक्वल्स टू √2t आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, तो इसमें किस डायरेक्शन में लग जाएगा, r इज इक्वल्स टू √2t, ठीक है। 90 डिग्री पर है ना दोनों, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर √2t, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कोई मास है, T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है ना। दोनों पर टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। इधर एक पुली है, एक इधर पुली है। ये m1 है, ये m2 है।
इस पर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, इस पर एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये टोटल फोर्सेस हो जाएंगे। तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, इधर क्या हो जाएगा t2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, t2 माइनस m2g m2a, m1 माइनस t1 इज इक्वल टू m1a, और इस पर क्या हो जाएगा t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कैपिटल MA। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हमारे पास एक आनत तल है, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन है, जिसमें हमारे पास एक मास इधर और एक मास इधर। अब ये जैसे इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये वाला इधर एक्सेलरेट करेगा, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्सेस, ये इस डायरेक्शन में किस फोर्सेस जाएगा, m2g साइन थीटा से। ठीक है, ये दोनों तो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, तो इनको तो आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर केवल कौन कौन से, m1g t, इधर t और m2g साइन थीटा। तो यहाँ पर m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, इधर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है t माइनस m2g साइन थीटा माइनस t माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास बन गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला होगा तो है। ठीक है, यहाँ पर केस फोर्थ में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मास इधर एक मास इधर, इस डायरेक्शन में m1g अल्फ़ा और इस डायरेक्शन में m2g अल्फ़ा। ठीक है ना, m2g साइन बीटा, सॉरी साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन t और यहाँ पर टेंशन t, वही बात है, m1g है साइन अल्फ़ा माइनस t इज इक्वल टू m1a। इधर भी क्या हो जाएगा, m2g साइन बीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो t माइनस ये हो जाएगा और m2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, इसमें वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारे पास लग रहा है टेंशन, वो इस पर m2 पर m2g प्लस t2 लगेगा। ठीक है ना, कितना लगेगा, t2 लगेगा। ठीक है, ये वाला लगेगा और ऊपर की तरफ t1 लगेगा, तो इसमें से t1 को माइनस करो तो एक्सेलरेशन के इक्वल m2g प्लस t2 माइनस t1 इज इक्वल टू m2 है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पुली वाले। ठीक है, पुली सिस्टम के इन क्वेश्चंस को, या ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं या आपके फॉर्मेट बनाए हैं पुलीज़ वाले, ये वाले अपनी कॉपी में बनाकर इनकी जो इक्वेशंस है इनसे एक बार एक्सेलरेशन और टेंशन ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट यहीं से बन के आ जाता है। ठीक है ना, पुली वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्ट यहीं से बन के आ जाता है। ठीक है, तो एक बार खुद ज़रूर करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और क्वेश्चंस भी सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग फोर्स। पुली फोर्स आ गए, अब इसके बाद आ जाता है स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जब हम किसी भी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो प्रेस करने पर वो क्या हो जाएगा आपका, वो उसके में कुछ छोटा सा एक विस्थापन होता है भाई। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा सा। ठीक है, और जैसे ही वो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसके कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, इस पर मास लगा हुआ है, मैंने इसको इधर की तरफ खींचा, तो जैसे ही मैं इसको इधर की तरफ खींचूंगा तो एक फोर्स इधर हमारे पास वर्क करेगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स बोल दो या स्प्रिंग फोर्स बोल दो, जो कि x माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या आप ऐसा बोल दो कि जिस डायरेक्शन में आपने विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस KX। ये ध्यान रखना है, इसकी डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये याद रखना है स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे पास एक पुली और स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है, ये पुली दी हुई है, इससे स्प्रिंग जोड़ा हुआ है और m2 मास लगाया हुआ है, तो एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, m2g, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m2g
प्लस m1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके अलावा टेंशन अगर बात करूँ तो टेंशन T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्प्रिंग के लिए है, वो स्प्रिंग के लिए यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो T इज इक्वल टू के एक्स के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, T अपॉन के m1 m2 g अपॉन के इंटू m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये पुली स्प्रिंग सिस्टम के लिए कुछ रिज़ल्ट हैं हमारे पास। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आएंगे, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वो रिज़ल्ट ले लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं स्यूडो फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, तो स्यूडो फोर्स वो फोर्स होता है जब हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जो हमारे पास वास्तविक फोर्स नहीं, एक आभासी बल होता है, ठीक है ना, फिक्टिशियस फोर्स होता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्यूडो फोर्स। इट इज़ अ fictitious or an apparent force or a correction force which is used to explain the motion of objects in a non-inertial frame. In a non-inertial frame. अब यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है भाई, ठीक है ना, बात कर लेते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। तो इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं या रेफरेंस फ्रेम होते हैं जिसमें इनर्शियल लॉ फॉलो होता है। इनर्शियल लॉ फॉलो होता है। इनर्शियल लॉ क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में रहेगी, जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, ठीक है। और नॉन इनर्शियल जिसमें इनर्शियल लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल कौन सा कहलाएगा, जिसमें इनर्शियल लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होता है नॉन इनर्शियल। तो यहाँ पर क्या होगा, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन करता है स्यूडो फोर्स, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस ma। जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है, वो जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यही वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू द वेज। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि इस पर हमने एक्सेलरेशन किसको दिया है, वेज को। ये जो हमारे पास नीचे कैपिटल M है ये वेज है, और ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है ना। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन वेज रिमेन्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि इस पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देते हैं जिससे ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन वेज रिमेन्स एट रेस्ट। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि इसको इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से चलाए या इतने एक्सेलरेशन से चलाए कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इस पर, वो इस पर चिपका रहे या फिर ये नीचे की तरफ ना आए, ठीक है ना, रेस्ट पर रहे मतलब, ठीक है। तो इतना एक्सेलरेशन देना है। अब वो एक्सेलरेशन हम इस डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन इसका जो फिक्टिशियस फोर्स होगा या स्यूडो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, माइनस ma के रूप में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है। इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना। पहला तो क्वेश्चन ये वाला है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठ गया ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली है। अगर आपको ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं नहीं समझ में आए हों तो मैं इन पर अलग से वीडियोस बना लूँगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले लूँगा जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको इसकी अलग से वीडियो चाहिए हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है ना। अभी तो केवल हमें क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो g tan थीटा होगा। और ऐसे ही द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द वेज फ्री फॉल्स, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, a = g/tan थीटा, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू द वेज, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द वेज फॉल्स फ्रीली। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में खींचता हूँ तो ये फ्री फॉल करता हुआ नीचे आ जाएगा, फ्री फॉल करता हुआ कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे, ठीक है। तो ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स दो, एक्सेलरेशन दे दो, एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दो, ठीक है। इस डायरेक्शन में देंगे तो ये इसके चिपक जाएगा और इस डायरेक्शन में देंगे तो फ्री फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया तो g एक्सेलरेशन g tan थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में दिया तो g/tan थीटा होगा, ठीक है। इतना सा याद रख लेना है अपन को, ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा वैसे तो, लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इस पर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं, और अलग अलग डायरेक्शन से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो किसी ना किसी एंगल पर है। जैसे F1 F2 के बीच में जो एंगल है वो C, F2 F3 के बीच में एंगल A, और F1 F3 के बीच में एंगल B। तो यहाँ पर लामिस थ्योरम से इसको सोल्व किया जा सकता है, जिसमें हम F1 और उसके सामने वाला एंगल, तो F1/sin A, F2/sin B, F3/sin C, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये लामिस थ्योरम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, ठीक है। ट्राई करेंगे ये वाला यहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स वैसे भी ये एक टाइप का फोर्स है जो आप देखते रहते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कहीं पर फ्रिक्शन ना हो तो क्या नुकसान है, तो भाई अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तभी हम चल पाते हैं। चलने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन लॉस ही करता है, गेन भी करता है, ठीक है ना। फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है इसके, ठीक है। नुकसान में अगर बात करें तो इससे मशीनें घिस जाती है, ख़राब हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके लॉसेस भी हैं, ठीक है। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, ठीक है। और वो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे या तो, ठीक है ना। चलिए, फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो स्पर्शी तलों के मध्य एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है जो गति के विपरीत दिशा में गति का विरोध करता है। इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कि एक सरफेस को दूसरी सरफेस पर अगर चलाते हैं तो उनके बीच में लगने वाले विरोधी बल को ही हम क्या बोल देते हैं, घर्षण बल बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, घर्षण की निर्भरता किस किस पर निर्भर करता है, तो एरिया कवर्ड बाय द कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉट ऑन एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। यानी कि जो कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स है सरफेस के, केवल उनके कवर्ड एरिया पर ही निर्भर करता है, पूरे एरिया पर निर्भर नहीं करता है। जो उससे टच हो रहे हैं केवल उन्हीं पर निर्भर करेगा। एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। केवल किसको छोड़ दो, स्टैटिक फ्रिक्शन को, ठीक है ना। वो कैसे होता है आगे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी है हमारे पास, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक तो mg नीचे भार बल लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ n लगेगा। इस डायरेक्शन में मैंने F फोर्स से खींचा तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल f, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ठीक है।
टाइप ऑफ फ्रिक्शंस, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शंस 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक और काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इस वस्तु की स्थिर अवस्था में लगने वाले बल को ही क्या बोल देते हैं, घर्षण बल को ही क्या बोल देते हैं, स्टैटिक घर्षण बोल देते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन सीमांत घर्षण बल, अधिकतम स्थिर घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। डायनेमिक और काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये गतिक घर्षण बल वस्तु की गतिशील अवस्था में लगने वाला घर्षण बल, ठीक है। तो ये तीनों बल मतलब कि घर्षण बल हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स टेंडेंसी टू जनरेट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। टेंडेंसी टू जनरेट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, उसके रेस्पेक्ट में ही आपके क्या होगा, बॉडी मोशन करेगी, ठीक है। जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन पर नहीं पहुँच जाए, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं चला जाए, वहाँ तक एक्सटर्नल फोर्स के ही इक्वल रहेगा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और वो बॉडी मूव भी नहीं करेगी, ठीक है ना, और वो बॉडी मूव भी नहीं करेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये हमारे पास 7 kg का कोई भी एक वेट था, ठीक है, और 7 kg का वेट था, इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, कितना, 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो W बराबर तो कितना हो गया, mg, 7 × 10 70 न्यूटन, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.2, कितना है, 0.2। तो यहाँ से जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आता है वो आ जाता है म्यू mg, कितना आ जाएगा, म्यू mg, n इज इक्वल्स टू, या फिर फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू n होता है। तो म्यू की वैल्यू रख दी 0.2, m की वैल्यू रख दी 7, g की वैल्यू 10, तो यहाँ पर कितना आया 14n। तो जहाँ तक लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल नहीं हो जाता वहाँ तक तो क्या रहेगा, किसके बराबर रहेगा, जितना फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आ जाता है, म्यू, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या कोफिशिएंट ऑफ सरफेस, ठीक है, वेयर इट इज़ स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये कौन कौन सा हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, लिमिटिंग भी हो सकता है और काइनेटिक भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीनों अलग अलग फोर्सेस की। तो सबसे ज़्यादा फोर्स जो होता है वो किसका होता है, लिमिटिंग का, फिर किसका होता है, स्टैटिक का, फिर किसका होता है, काइनेटिक का, फिर होता है रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है ना। जब कोई वस्तु रोल करती है तो उस पर भी फ्रिक्शन लगता है, इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। हियर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन depends on nature of the surface of the contact, material of the surface in contact, dimensionless and unitless quantity होती है भाई ये, ठीक है ना। म्यू कैसी है, dimensionless और unitless quantity है, ठीक है। अब जैसे किसी भी, मेरे पास एक बॉडी दी हुई है और इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है ना, F फोर्स लगाता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है ना, रफ सरफेस है, और इस पर इधर की तरफ स्मॉल f लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो फोर्स है वो किसी ना किसी वैल्यू के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये कब तक नहीं खिसकेगा, जब तक कि ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है ना। तो f और स्मॉल f जब तक बराबर नहीं हो जाते वहाँ तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी, और फिर f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैपिटल F की स्मॉल f से ज़्यादा होनी चाहिए,
ठीक है। और जैसे ही ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, फॉर मोशन, ठीक है ना। जब कैपिटल F की वैल्यू स्मॉल f से ज़्यादा होगी तब ये मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मोशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, तो जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना ही आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर एक लिमिट आएगी जब मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा। मोशन करते ही ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। और ये हम कम होता है भाई, ये क्या होता है, कम होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कांटेक्ट फोर्स पे। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो हमारे पास ये फ्रिक्शन दिया हुआ है, ये नॉर्मल फोर्स है, तो इनके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगता है यानी कि इस सरफेस और इस इस बॉडी के बीच में, वो होता है आपका कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। सरफेस और बॉडी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F सरफेस इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है। मिनिमम कांटेक्ट फोर्स होगा जब आपके F इज इक्वल्स टू 0 होगा। मिनिमम कांटेक्ट फोर्स कितना कब होगा, जब F इज इक्वल्स टू 0 होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब F इज इक्वल्स टू म्यू n होगा, ठीक है। ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स का ध्यान रख लेना है अपन को, F सरफेस इक्वल्स टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो भाई यहाँ पर हमारे पास फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर है, तो ये इस नॉर्मल के साथ कोई ना कोई जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे लैम्डा से डिनोट किया है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपके, लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। डायरेक्ट याद रख लेना इसको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो ये वाला और ये वाला फोर्स सेम ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये थीटा आ जाएगा और यहाँ पर क्या था, लैम्डा था। तो ये दोनों सेम ही होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू होता है, टेन इनवर्स म्यू होता है, ठीक है। चलिए ये दोनों याद रखने हैं अपन को, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है। भले आपको अलग से ये पूछे, कोई हॉरिजॉन्टल पे रखा हो या फिर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg, 0.2 kg, सॉरी 0.1 kg है, ये कहाँ है, 0.1 kg is pressed against a wall, 1 लिखा हुआ है ना, against a wall with a horizontal force of 5 Newton as shown in figure. If the coefficient of friction between the wall and the block is 0.5, then the frictional force acting on the block is 2b. तो हमारे पास ये मास दिया हुआ है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। अब सबसे पहले तो mg निकाल लो, कितना होगा भाई, mg यानी कि 0.1 इंटू 10 कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 1 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 1 न्यूटन, ठीक है। अब ये कितना है, 1 न्यूटन। अब इस पर क्या निकाल लो, ये तो क्या आ गया, mg इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। अब निकालते हैं हम, या 1 न्यूटन, इसको 0.9 बोलो, 9.8, ठीक है ना, 9.8 में दे रखा है ना, तो 9.8 बोलो तो 0.98, ठीक है, 0.98, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर फ्रिक्शन फोर्स की, F इज इक्वल टू म्यू एन होता है। तो n कौन सा होगा, सरफेस से लगाया गया फोर्स होता है ये,
तो सरफेस से लगाया फोर्स इधर की तरफ लगेगा n, और ये किसके इक्वल होगा, जितना इधर लगाएंगे उतना ही इधर लगेगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन। अपन को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज़ 0.5, म्यू दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 इंटू 5, 25, यानी कि 2.5 न्यूटन हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है कितना लग रहा है, 2.5 न्यूटन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई है आपको। क्या बताई है, क्या बताई है आपको, कि जब तक ये वाला जो फोर्स है वो इसके इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास जो ये फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो इसके बराबर ही रहेगा। किसके बराबर, mg के बराबर ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.98। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0.98, क्योंकि ये इसके बराबर पहुँचा ही नहीं है। जहाँ तक नहीं पहुँचेगा वहाँ तक इसी को ही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, और इसके जो MCQ सीरीज़ करेंगे उससे ज़्यादा ये टॉपिक क्लियर होता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ही कंसिडर कर ली है, इसमें ही ले लिया है, ज़्यादातर इसमें से बैठ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए हैं ये वाले, ये आपके परफेक्ट रहेंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपने इसको ढंग से देख लिया हो, ढंग से समझ लिया हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर भी एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के फिज़िक्स नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।